नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो मेगा टेस्ट सीरीज़ चल रही है हमारी कंप्यूटर की, जो कि सीपीसीटी एग्ज़ाम के बेस्ड है। और इसमें हम जो है एमसीक्यू बेस्ड है, डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और ये जो है हमारा पार्ट नंबर 3 है, यानी कि दो जो वीडियो है या दो क्लास है हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, उनको जाकर आप देख लीजिए ताकि जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। तो चलिए हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, JBF फाइल क्या होती है। तो JBF फाइल मतलब एक प्रकार का एक्सटेंशन होता है, ठीक है, फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो JBF फाइल एक सिस्टम फाइल है, बिल्कुल नहीं है। JBF फाइल एक कंप्रेस्ड आर्काइव या आर्चिव फाइल है, ये भी नहीं है। पेंट सॉफ्ट प्रो की जो कैश फाइल फॉर्मेट है, ये है क्या, बिल्कुल है। ये आपका राइट आंसर है। कौन सा वाला, ये आप देखोगे तीसरे नंबर। उसके बाद MS फास्ट फाइंड फाइल, ये भी नहीं है। अब ये पेंट सॉफ्ट प्रो क्या है, पेंट सॉफ्ट प्रो जो है पहले दूसरे नाम से जाना जाता था और अभी जो है कोरल फोटो पेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोरल का फोटो पेंट दिखाऊँ आपको, देखिए कोरल फोटो पेंट। तो अभी वर्तमान में कोरल के पास में ये जो फाइल है इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती है। तो तीसरा आपका राइट आंसर है। पेंट शॉप प्रो के बारे में अगर बात करें तो पेंट शॉप प्रो, जिसे हम सिंपल अगर बोले तो PSP बोल देते हैं, एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग फोटो की एडिटिंग, ग्राफिक्स की डिज़ाइन, इसके अलावा इमेज मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही ग्राफिक्स और इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। डेवलपर पहले JASC सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जाता था और अभी वर्तमान में जो है कोरल कॉरपोरेशन के अंतर्गत ये देखने को मिल जाता है। कहाँ पर चलता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। और क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, तो फोटो एडिटिंग की जा सकती है, इमेज एडिटिंग या इमेज की रीटचिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, थंबनेल ब्राउजिंग, ये सारे काम। उसके अलावा अगर बात करें तो इसके अंतर्गत .PSP इमेज नेटिव फाइल फॉर्मेट मिल जाता है, .jpg मिल जाता है, .png है, .gif है। इसके अलावा JBF तो मिलता ही है, ब्राउज़र कैश फाइल, ठीक है। और फोटोशॉप का जो है एक प्रकार से कम लागत वाला विकल्प इसे माना जाता है, या आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत की विफलता यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब बंद हो जाती है या कट हो जाती है या अन्य जो प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उस स्थिति में खालिस्तान जो हो जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक आवश्यक बैटरी बैकअप या बैकअप के रूप में काम कर लेता है। तो इसके लिए बैकअप के रूप में काम कर लेता है कौन, UPS। जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है UPS। और UPS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो यहाँ पे पहला ही राइट आंसर है, बाकी यहाँ पे ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये राइट आंसर नहीं है। तो पहला आपका राइट आंसर है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS के बारे में अगर बात करें तो UPS का फुल फॉर्म हो जाता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जिससे शॉर्ट फॉर्म में UPS बोला जाता है। और एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो बिजली सप्लाई बंद हो जाने यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होने पर भी कंप्यूटर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तुरंत बैटरी बैकअप या पावर बैकअप देने का काम करता है। इसका मुख्य काम है बैकअप देना, पावर बैकअप। उसके बाद है वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, जैसे मान लीजिए हमारे जो डिवाइसेस है उसको 220 वॉट की जो है कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर इससे कम और ज़्यादा होता है तो ये जो UPS है ये संभाल लेता है। इसके बाद डेटा लॉस होने से बचाता है, तुरंत कंप्यूटर बंद नहीं होगा। तो 15-20 मिनट का अगर बैकअप है तो सिंपल सी बात, हम उसे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, जो भी डेटा उसे सेव कर लेंगे। और सेफली शट डाउन करने में यह मदद कर लेता है। UPS के कुछ प्रकार हो जाते हैं, जैसे स्टैंड बाई UPS हो जाता है या ऑफलाइन UPS बोल देते हैं। दूसरा हो जाता है लाइन और इंटरेक्टिव UPS, और नेक्स्ट हो जाता है ऑनलाइन UPS। 3 प्रकार की UPS होते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद UPS के कुछ मुख्य एलिमेंट हो जाते हैं, जैसे इसमें बैटरी होती है, साथ में इन्वर्टर होता है, रेक्टिफायर भी होता है और चार्जर होता है। ये 4 जो घटक है या कंपोनेंट्स इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। UPS के उपयोग क्या है, कंप्यूटर, सर्वर, राउटर, मेडिकल इक्विपमेंट, इन सबको पावर बैकअप देने का काम ये कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब यूज़र स्पाईवेयर ऑथर द्वारा नियंत्रित वेब पेजेस पर जाता है तो उस वेब पेज में क्या होता है। तो उस वेब पेज में आप देखोगे तो यूज़र को लुभाने के लिए एडवेयर होते हैं, की लॉगर्स होते हैं, सूचना प्राप्त करने के लिए सिक्योरिटी होल्स होते हैं, या ब्राउज़र पर अटैक करने वाले कोड होते हैं जो स्पाईवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का दबाव बनाता है। तो राइट आंसर आपका 4th नंबर का होगा। मतलब स्पाईवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हो जाने पर यूज़र के कंप्यूटर की सारी जानकारी थर्ड पार्टी जो होती है उसे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उसका मिसयूज़ कर सके। तो यहाँ पर राइट आंसर 4th नंबर का होगा।
स्पाईवेयर होता क्या है? तो स्पाईवेयर का मतलब हो जाता है एक प्रकार का मेलवेयर होता है। मेलवेयर बोले तो यूज़र की जानकारी जो भी होती है उसकी अनुमति या उसकी जानकारी के बगैर चोरी कर लेना और तीसरे व्यक्ति या थर्ड पार्टी को भेज देना। स्पाईवेयर कैसे काम करता है? तो यह चुपचाप सिस्टम और मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, यूज़र की गतिविधियों पर नज़र रखता है, जो भी सेंसिटिव डाटा हो जाता है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, इन सब को चोरी कर लेता है, डेटा को हैकर या कंपनी के पास भेज देता है। स्पाईवेयर क्या क्या चुरा सकता है? तो बोले तो यूज़र नेम और पासवर्ड चुरा सकता है, बैंक, एटीएम, यूपीआई डिटेल चुरा सकता है, की स्टोक्स, की लॉगर्स डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ब्राउजिंग हिस्ट्री है, ईमेल और चैट है, कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। स्पाईवेयर के कुछ प्रकार है, जैसे की लॉगर्स हो जाता है जो कीबोर्ड के द्वारा टाइप की गई जो भी जानकारी उसको यहाँ पे चुरा लेता है। एडवेयर बार बार अनचाहे ऐड यहाँ पे दिखाता है। ट्रैकिंग स्पाईवेयर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक कर लेता है। और सिस्टम मॉनिटर बोले तो फाइल्स, ऐप, स्क्रीनशॉट, इन पर भी नज़र रखता है। स्पाईवेयर आने के कुछ कारण हो सकते हैं, आपको याद रहना चाहिए ये। फ्री सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड ना करें, गेम डाउनलोड ना करें, अननोन जो ईमेल अटैचमेंट है उसको ओपन ना करें, फेक वेबसाइट पर क्लिक ना करें, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना करें और अनट्रस्टेड मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें। जैसे कि आप एपीके जो फाइल हो जाती है उसे गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं, जबकि जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है उसी को आपको चलाना चाहिए। ठीक है। जैसे स्पाईवेयर के बचाव के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे ट्रस्टेड एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर का जो है आपको इस्तेमाल करना है। अननोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें, ईमेल अटैचमेंट सावधानी से खोलें और ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप को जो है हमेशा अपडेट करते रहें। ब्राउज़र में एड ब्लॉकर इस्तेमाल करें, मोबाइल में ऐप परमिशन चेक करें। इसके साथ ही कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पेगासस स्पाईवेयर, ये स्पाईवेयर का उदाहरण है। कूल वेब सर्च है, गेटर है, फिशर है, ये सब स्पाईवेयर के एग्जाम्पल है। तो आपको ध्यान में रखना है स्पाईवेयर से बचाव के कारण और उनसे मतलब उनके आने के कारण सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाती है? तो सॉफ्टवेयर की जो गुणवत्ता है या क्वालिटी को कैसे मापा जाता है? हैकिंग के थ्रू नहीं मापा जा सकता, क्रैकिंग भी, फिशिंग भी। जबकि हैकिंग तो एक प्रकार से बिना परमिशन के कोई व्यक्ति हमारे कंप्यूटर में घुसता है तो उस व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो हैकिंग, और उसको हैकर बोल देते हैं। क्रैकिंग, सॉफ्टवेयर क्रैकिंग आप देख सकते हैं। उसके अलावा फिशिंग बोले तो हमारी जो जानकारी है, मतलब हम गलत वेबसाइट में जाकर हमारी जानकारी को फिल कर देते हैं, जबकि हमको लगता है कि सही जगह करे हमने फिल, तो उस प्रकार की चीज़ को फिशिंग बोल देते हैं। तो बचा क्या? फर्स्ट, फंक्शनल और गैर फंक्शनल। बोले तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके द्वारा सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता को चेक किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका पहला वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो उदाहरण है फंक्शनल, नॉन फंक्शनल जो एट्रीब्यूट हो जाते हैं, फंक्शनल के अंतर्गत करेक्टनेस, फीचर्स, एक्यूरेसी आ जाती है। नॉन फंक्शनल में परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, यूजिबिलिटी, ये सारी चीज़ आ जाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। इसके बाद हैकिंग, जैसे कि मैंने बताया सिस्टम या सॉफ्टवेयर में अनाधिकृत प्रवेश करने की प्रक्रिया को हैकिंग बोल देते हैं। इसका उद्देश्य होता है जानकारी प्राप्त करना, नियंत्रण लेना और कमजोरियों को ढूंढना। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मापने का तरीका इसे नहीं बोला जाता। क्रैकिंग की अगर बात करें तो क्रैकिंग सॉफ्टवेयर की सुरक्षा तोड़ता है, लाइसेंस कॉपी करता है, प्रोटेक्शन हटाता है और साथ ही अवैध उपयोग या नुकसान से ये नुकसान पहुँचाने का इसका एक तरीका हो जाता है। फिशिंग की अगर बात करें तो ये जो हो जाता है धोखाधड़ी के माध्यम से यूज़र की जो सेंसिटिव डाटा है, पासवर्ड है, ओटीपी, उनको ले लेना। ईमेल मैसेज, फेक वेबसाइट है, इनके माध्यम से ये काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस सोर्स से इमेज को कैप्चर कर लेती है और उसके बाद उसे डिजिटल फॉर्म में बदल देती है? तो देखिए जो हार्ड कॉपी इमेज हो जाती है, हार्ड कॉपी को अगर कंप्यूटर में फीड करना है तो हमको ज़रूरत पड़ जाती है स्कैनर की। किसकी ज़रूरत पड़ जाती है? स्कैनर की। तो स्कैनर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से अगर देखें तो फोर्थ नंबर का आपका राइट आंसर होगा स्कैनर। जबकि माउस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और ये लाइट पेन भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर लिखने का काम कर लेती है। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ तो देखिए लाइट पेन आप देख सकते हैं या ग्राफिक्स पेन टैबलेट, इसको आप जो है लाइट पेन के रूप में जान सकते हैं। तो स्कैनर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, तो सॉफ्टवेयर के संबंध में देखिए असत्य पूछा जा रहा है, तो सत्य वाले को एलिमिनेट कर देना है, मतलब सही जो भी होंगे उनको हटा देना है और जो भी गलत होगा उसको राइट आंसर बोल देना है। तो यह कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम को ऑपरेशन में लाने के लिए प्रोग्राम का संग्रह है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसमें आईसी, डायोड, रजिस्टर, क्रिस्टल बोर्ड, ये सब जो है हार्डवेयर के पार्ट है।
तो हार्डवेयर के पार्ट सॉफ्टवेयर में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद यह कंप्यूटर और इसके अंतर्निहित जो फंक्शंस होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, उसके अनुसार यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। इसे हाई लेवल लैंग्वेज में अनुभवी जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। तो देखिए पहला, तीसरा और चौथा ये सब सॉफ्टवेयर के संबंध में है, पर जो दूसरा है वो सॉफ्टवेयर के संबंध में नहीं है। तो राइट आंसर भी आपका दूसरा ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये सब जो है हार्डवेयर से रिलेटेड है, जो भी जितने भी पार्ट हमने देखे सेकंड में, तो हार्डवेयर से रिलेटेड, बाकी चीज़ें जो है आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए यह प्रमाणीकरण की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल अथेंटिकेशन की एक प्रक्रिया है। यह किसी के हस्ताक्षर की स्कैन की हुई इमेज है, ये गलत है क्योंकि स्कैन की हुई इमेज नहीं है, ये तो एक क्रिप्टोग्राफी तकनीक है। इसे जानकारी एनक्रिप्ट करने के लिए बनाया गया, बिल्कुल सही है। तो दूसरा वाला गलत है, बाकी तीसरा सही है। उसके बाद देखिए चौथा, इसकी प्रतिलिपि नहीं बनाई जा सकती, बिल्कुल सही। तो जो गलत था वही पूछा गया था, तो राइट आंसर हमारा सेकंड होगा क्योंकि ये गलत है डिजिटल सिग्नेचर के संबंध में। डिजिटल सिग्नेचर की अगर बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक सेंडर है, सेंडर ने हेलो लिखा और हेलो लिखा, तो यहाँ पे देखिए जो मैसेज है नेटवर्क के माध्यम से जब जाएगा मैसेज, तो मैसेज हेलो नहीं जाएगा, मैसेज कैसा जाएगा, देखिए हैज़ इनकोडेड फॉर्म में जाएगा। इनकोडेड फॉर्म बोले तो जो अल्फ़ाबेटिक या सिंबल्स के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद जब रिसीवर पास जाएगा तो फिर से हेलो मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है एनक्रिप्शन कहलाती है। और एनक्रिप्शन एक प्रकार से यहाँ पे अगर देखें तो प्राइवेट की के माध्यम से सेंडर के द्वारा जो है एनक्रिप्शन किया जा रहा है, और उसके बाद इसको कोड के फॉर्म में नेटवर्क के द्वारा भेजा जा रहा है, और जब रिसीवर के माध्यम से रिसीव किया जाता है तो पब्लिक की के द्वारा उसे डिकोड कर लिया जाता है, जिसे डिक्रिप्शन बोल देते हैं, और उसे फिर से हेलो मिल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस किसके माध्यम से किया जा रहा है, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से। तो डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफी तकनीक है जिसके थ्रू जो हो जाता है डॉक्यूमेंट्स है या मैसेज है, उसकी अथेंटिकेशन या पहचान की जाती है, उसको इंटीग्रिटी या वेरीफाई किया जाता है, नॉन रिपुटेशन इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है, अथेंटिकेशन मतलब भेजने वाले की पहचान सुनिश्चित की जाती है, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, मैसेज में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, नॉन रिपुटेशन मतलब अस्वीकार ना कर पाना, भेजने वाला बाद में इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिल जाती है डिजिटल सिग्नेचर के अंतर्गत। कैसे काम करता है बोले तो सेंडर डॉक्यूमेंट का हैज़ वैल्यू बनाता है, हैज़ को प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर देता है, और इसी को डिजिटल सिग्नेचर हम बोल देते हैं। डॉक्यूमेंट प्लस डिजिटल सिग्नेचर रिसीवर को भेजे जाते हैं, और उसके पास में पब्लिक की होती है जो कि सिग्नेचर को वेरीफाई करती है, और अगर हैज़ मैच करता है तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सुरक्षित माना जाता है। ये इसकी प्रोसेस है। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर में जो की होती है वो दो प्रकार की, प्राइवेट की सिग्नेचर बनाने के लिए, पब्लिक की सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। तो प्राइवेट की सेंडर के थ्रू हो जाती है, यहाँ पे काम करती है, और रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू में पब्लिक की काम कर लेती है, और यह तकनीक असिमेट्रिक एनक्रिप्शन कहलाता है। एक और हो जाता है सिमेट्रिक, तो उसको हम अलग से देख लेंगे। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग में किया जाता है, इनकम टैक्स फिलिंग में किया जाता है, इसके बाद जीएसटी पोर्टल, ई टेंडरिंग है, गवर्नमेंट पोर्टल्स है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड वेरिफिकेशन, इन सब में डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। भारत में डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत ये वैलिड माना जाता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये सारी चीज़ें प्रचलित है, और वर्तमान में क्लास 3 ही ज़्यादा प्रचलित है। डिजिटल सिग्नेचर जो है एक प्रकार से नहीं है डिजिटल साइन, मतलब डिजिटल साइन हम इसको नहीं बोल सकते। तो डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोग्राफिक प्लस लीगल चीज़ को डिजिटल सिग्नेचर माना जाता है, और डिजिटल साइन बोले तो स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर है, ये लीगल नहीं माना जाता। एब्सोल्यूट यूआरएल किसका उपयोग करता है, एब्सोल्यूट एआरएल की अगर बात करें तो इसको कहीं से भी हम एंटर करेंगे तो ये पूरा का पूरा सोर्स खोल देगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, हम गूगल में चलते हैं, और गूगल में चल के हम सीधे यहाँ पे लिखते हैं सरकार स्टडी वेब्स .com, ये हमने लिखे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा का पूरा ये ओपन हो जा रहा है। कहीं अगर मान लीजिए हमने कोर्स नोट्स की बात करें, है ना, तो कोर्स नोट्स वाला हमने कॉपी करे, और हम चलते कहाँ पे, इस प्रकार से हम चलते हैं नोटपैड में, और नोटपैड में हम कंट्रोल एन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है, HTTPS है, उसके बाद आपका डोमेन का नाम दिख रहा है, www भी हो सकता है, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, .com हो सकता है, स्लैश करके ये आपका फाइल का पाथ हो सकता है जहाँ पे फाइल हम सर्च कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट यूआरएल है, मतलब पूरा एड्रेस है, और पूरे एड्रेस को हम क्या बोल देंगे, एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे पहला ही राइट आंसर है, पूर्ण इंटरनेट एड्रेस, बाकी चीज़ें आपकी यहाँ पे गलत मानी जाती है।
तो देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट यूआरएल की बात की जा रही है। तो एब्सोल्यूट यूआरएल होता क्या है, यहाँ पे अगर बात करें तो पूरा का पूरा वेब एड्रेस को एब्सोल्यूट यूआरएल बोला जाता है, जिसमें किसी भी वेब पेजेस या इमेजेस या फाइल उस तक पहुँचने के लिए समस्त जानकारी उपलब्ध होती है। यूआरएल के कुछ भाग होते हैं एब्सोल्यूट के। तो एब्सोल्यूट यूआरएल में एचटीटीपी या एचटीटीपीएस या एफटीपी हो जाता है, प्रोटोकॉल जिन्हें बोल दिया जाता है। डोमेन नेम हो जाता है जैसे सरकार स्टडी वेब्स .com। पाथ हो जाता है जो फोल्डर फाइल के पाथ हो जाते हैं, एचटीएमएल हो जाता है, और फाइल का नाम हो जाता है। ये सारी चीज़ें अगर है तो वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट यूआरएल कहलाता है। एब्सोल्यूट यूआरएल के कुछ उदाहरण बात करें तो एचटीटीपी, www, google.com, सर्च, इंडेक्स, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल हो गया एचटीटीपी, ये हो गया डोमेन नेम, और ये हो गया फाइल का पाथ। रिलेटिव में आपको सिर्फ इस प्रकार मिलेगा, जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रिलेटिव यूआरएल हम दे देते हैं, जो वहीं बस काम करेगा जहाँ पे ये रखा हुआ है। कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो ये सर्च नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव मतलब इंटरनल लिंक बोला जाता है, और एब्सोल्यूट मतलब बाहरी लिंक कंप्लीट रूप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें तो HTML में एब्सोल्यूट यूआरएल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए आप AHREF के अंतर्गत इस प्रकार से कर सकते हैं, और IMG SRC में भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल का उपयोग, कहीं से भी इसको ओपन कर सकते हैं। इसके फ़ायदे बोले तो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, एक्सटर्नल वेबसाइट की लिंक करने के लिए उपयोगी माना जाता है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्पष्ट लिंक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र बोले तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू यूज़र किसी भी वेबसाइट को डाउनलोड कर सकता है, इंटरनेट को सर्च कर सकता है, तो इसे हम बोल देते हैं ब्राउज़र। और ब्राउज़र के अंतर्गत आपको क्या मिल जाता है, ब्राउज़र के अंतर्गत आपको मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट का एज, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। तो एक प्रकार से ये तो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी, और इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जानकारी सर्च करने के लिए या जानकारी को हमारे तक लाने के लिए सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि गूगल, याहू, बिंग, ये सारी चीज़ें कहलाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज आपका राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउज़र है, और जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग जो है वेबसाइट को देखने, सर्च करने, डाउनलोड करने, ऑनलाइन सर्विसेज का उपयोग करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एज की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये क्रोमियम पर आधारित है, यानी कि तेज है, सुरक्षित है, और साथ ही क्रोम एक्सटेंशन का सपोर्ट कर लेता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बोले तो ट्रैकिंग, प्रिवेंशन है, स्मार्ट स्क्रीन सिक्योरिटी, सारी चीज़ें मिल जाती है। पीडीएफ रीडर, एनोटेशन की बात करें तो पीडीएफ फाइल को पढ़ लेना, नोट्स बनाना, इसके अंतर्गत फैसिलिटी है। बिल्ट इन पासवर्ड मैनेजर है यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट एज की सुरक्षा की बात करें तो फिशिंग और मॉलवेयर का प्रोटेक्शन मिल जाता है। HTTPS को एनफोर्स कर देता है ये। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के साथ इंटीग्रेशन है। पहले एज का नाम जो था प्रोजेक्ट स्पार्टन था, ठीक है। बाद में जो एक प्रकार से इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान इसने ले लिया। विंडोज़ 10 और 11 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में इसे माना जाता है। पहले क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान चेक या नकदी के बजाय सीधे एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग किया जाता है। जब पैसे की बात हो रही है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और आ रहा है, तो वो कैसा होगा, बैंकिंग के माध्यम से। परंतु यहाँ बात की जा रही है चेक और नकदी की बजाय, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वाली चीज़ों को ई लगा दिया जाता है, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो ई बैंकिंग इसका राइट आंसर है। कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का राइट आंसर है। ई बैंकिंग क्या है, तो ई बैंकिंग एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, और एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से जो कस्टमर होता है वो इंटरनेट, मोबाइल एप्लीकेशन, ATM या कंप्यूटर की सहायता से बैंक से जुड़े सारे कार्य को ऑनलाइन तरीके से कर सकता है, बिना बैंक की ब्रांच जाए। ई बैंकिंग की मुख्य सेवाएं की बात करें तो अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, NEFT, RTGS, IMPS, UPI के माध्यम से। बिल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मोबाइल है, गैस है, DTH है। ऑनलाइन शॉपिंग और पेमेंट कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट, फुल स्टेटमेंट यहाँ देख सकते हैं। चेक बुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। FD और RD की ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। लोन और क्रेडिट कार्ड सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ई बैंकिंग की सुरक्षा की विशेषताओं की बात करें तो यूज़र ID, पासवर्ड यहाँ मिल जाता है हमको, OTP मिल जाता है,
टू फैक्टर अथेंटिकेशन मिल जाता है, SSL एन्क्रिप्शन मिल जाता है, बायोमेट्रिक मोबाइल ऐप के माध्यम से देखने को मिल जाती है। ई बैंकिंग के कुछ प्रकार है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो जाता है, मोबाइल बैंकिंग, ATM बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, UPI बेस्ड जो बैंकिंग होती है वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। इसके कुछ लाभ बोले तो 24 घंटे सातों दिन हमको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, समय और पैसे की बचत होती है, कहीं से भी बैंकिंग हम कर सकते हैं, तेज़ और सुरक्षित लेन देन हो जाता है, साथ ही कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलता है। इसमें कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ जाती है हमको, तो कौन कौन सी? OTP किसी को भी नहीं बताना है, साथ ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग कर लेना है, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग नहीं करना है, फेक कॉल्स और ईमेल से सावधान रहना है, साथ ही ऑफिशियल बैंकिंग ऐप वेबसाइट का उपयोग ही करना है। इसके कुछ उदाहरण की बात करें, जैसे SBI का योनो आप देख सकते हैं, HDFC नेट बैंकिंग देख सकते हैं, ICICI मोबाइल है, पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे का UPI, ये सारे कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान का उद्देश्य गवर्नेंस को बदलने के लिए ई गवर्नेंस को बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ एक प्रकार से है, एक प्रकार से ई गवर्नेंस, गवर्नेंस को ई गवर्नेंस के रूप में बदलने की क्रिया को क्या बोल देते हैं? तो जितने भी सरकारी कामकाज है वो सारे कामकाज इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर होने लगे हैं तो उसे क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं ई क्रांति। क्या बोल देते हैं? ई क्रांति। पहला आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे ई क्रांति की अगर बात करें तो ई क्रांति है क्या? ई क्रांति भारत सरकार के एक डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल, ट्रांसपेरेंट, नागरिकों तक आसानी से उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ई क्रांति का पूरा नाम अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस इसे बोला जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, पेपरलेस और कैशलेस सेवाएं, सेवाओं में पारदर्शिता बोले तो ट्रांसपेरेंसी लाना, भ्रष्टाचार में कमी करना, नागरिकों को घर बैठे सेवाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ई क्रांति के कुछ प्रमुख क्षेत्र है बोले तो ई गवर्नेंस इसमें आ जाता है, जिसमें ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस, एप्लीकेशन मिल जाता है। ई एजुकेशन बोले तो स्वयं पोर्टल है, जो स्वयं प्रभा है, डिजिटल कंटेंट इसमें मिल जाते हैं। ई हेल्थ की बात करें तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, ई हॉस्पिटल की सेवा इसमें मिल जाती है। साथ ही ई बैंकिंग या ई पेमेंट की बात करें तो DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ऑनलाइन बैंकिंग, UPI की फैसिलिटी। ई एग्रीकल्चर बोले तो ऑनलाइन मार्केट, फार्मल सर्विसेज। ई कोर्ट की बात करें तो केस स्टेटस, ई फिलिंग इसके अंतर्गत मिल जाती है। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख सेवाओं की बात करें तो डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर, उमंग एप्लीकेशन, आधार सर्विसेज, ई डिस्ट्रिक्ट है, GST पोर्टल है, ऑनलाइन इनकम टैक्स फिलिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत मिल जाती है। ई क्रांति के कुछ लाभ की बात करें तो समय और लागत की बचत होती है, 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए, सरकारी कामकाज में तेजी लाना और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना। साथ ही डिजिटल इंडिया की बात करें और ई क्रांति की बात करें तो ई क्रांति और डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई क्रांति डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक स्तंभ माना जाता है, मतलब डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक पिलर है ये। ठीक है, सबसे पहले पहले की बात करें तो पहले इसे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP के नाम से यहाँ पे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। इसकी गति जो होती है, स्पीड, उसके अनुदेश को निष्पादित कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे किस गति से CPU या CPU की गति को मापने के लिए क्या यहाँ पे उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है क्लॉक स्पीड। राइट आंसर क्या है? क्लॉक स्पीड। CPU की गति का माप जो है कितने इंस्ट्रक्शन को प्रति सेकंड निष्पादित या एग्जीक्यूट कर सकता है, उसे क्लॉक स्पीड बोल जाता है। और क्लॉक स्पीड को हर्ट्स या गीगाहर्ट्ज में, देखिए मेगाहर्ट्ज या देखिए यहाँ पे हर्ट्स बोले तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में इसको मापा जाता है। और लेटेंसी की बात करें तो किसी ऑपरेशन को शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक का समय। लो लेटेंसी मतलब स्पीड से काम करेगा, और मतलब ज़्यादा लेटेंसी होती है तो स्लो काम करता है। थ्रोपिट मतलब हो जाता है CPU द्वारा एक समय में पूरे किए गए टास्क की संख्या। इंस्ट्रक्शन स्पीड की बात करें तो यह एक आम शब्द है, तकनीकी रूप से क्लॉक स्पीड से अलग माना जाता है। बात करते हैं क्लॉक स्पीड की। क्लॉक स्पीड है क्या? क्लॉक स्पीड एक कंप्यूटर प्रोसेसर यानी कि CPU की जो स्पीड होती है और परफॉर्मेंस होती है उसको मापने का एक तरीका है, और यह बताता है कि CPU प्रति सेकंड कितने साइकिल पूरी कर सकता है। जितने ज़्यादा साइकिल पूरा करेगा उतनी ज़्यादा CPU की स्पीड मानी जाती है। तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है। 1 हर्ट्स मतलब एक साइकिल। आमतौर पर गीगाहर्ट्ज में इसको मापा जाता है। जैसे 1 गीगाहर्ट्ज अगर CPU की स्पीड है तो 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड ये काम करेगा। अगर
मान लीजिए किसी सीपीयू की जो गीगाहर्ट्ज़ है वो 2.0 है या फिर 3.0 है, तो 3 बिलियन यहाँ पे, तो जितना अधिक यहाँ पे 3, 4, 5 इस प्रकार बढ़ते रहेगा तो उस प्रकार सीपीयू की स्पीड भी बढ़ते रहेगी। तो हाई क्लॉक स्पीड अगर है तो सीपीयू तेज़ माना जाता है, और लो क्लॉक स्पीड है तो सीपीयू क्या हो जाता है, आपका स्लो माना जाता है। तो ज़्यादा क्लॉक स्पीड मतलब प्रोसेसर ज़्यादा तेज यहाँ पे प्रोसेस करेगा। सीपीयू परफॉर्मेंस में अन्य फैक्टर भी होते हैं, जैसे नंबर ऑफ कोर्स, मान लीजिए डुअल कोर है या फिर आपका मल्टीपल कोर है, 10 कोर, 20 कोर, इस प्रकार से है। कैश का साइज़ कितना है, कैश का साइज़ अगर ज़्यादा है तो भी यहाँ ध्यान रखने को मिल जाता है। और आर्किटेक्चर बोले तो 32 बिट है, 64 बिट, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्लॉक स्पीड के कुछ प्रकार, जैसे बेस क्लॉक स्पीड हो जाती है। बेस क्लॉक स्पीड मतलब बेसिक रूप से अगर देखें, मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँ मेरे कंप्यूटर पर, तो राइट क्लिक करने के बाद मुझे देखने को मिल जाएगा, देखिए इसकी 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है, मतलब 2.5 बिलियन साइकिल पर सेकंड ये स्पीड यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसकी बेस स्पीड है, और बूस्ट वाली स्पीड अलग हो जाती है। बूस्ट मतलब टर्बो स्पीड बोल देते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर एक प्रकार से टर्बो, धूम मूवी में आपने देखा होगा पावर गेयर यानी कि टर्बो स्पीड यहाँ देखने को मिल जाती है बाइक की। तो i5 की जो स्पीड है, बेस स्पीड 3.0 गीगाहर्ट्ज़ है, और अगर बूस्ट की बात करें या टर्बो की तो 4.0 है। इसका मतलब ज़रूरत पड़ने पे ये आ जाती है। और महत्वपूर्ण रूप से अगर देखें तो हाई क्लॉक स्पीड बोले तो फास्ट प्रोसेसिंग, परंतु पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और लो क्लॉक स्पीड मतलब पावर इफिशिएंट हो जाता है और धीमा प्रोसेस करेगा। साथ ही मल्टी कोर, मॉडरेट क्लॉक स्पीड अक्सर सिंगल कोर हाई क्लॉक स्पीड से बेहतर ज़्यादा प्रदर्शन या परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकार नागरिकों को व्यवसाय और अन्य सरकारी एजेंसियों से डील करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है तो उसे किस पद का उपयोग किया जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है ई गवर्नेंस के नाम से। क्या नाम से जाना जाता है? ई गवर्नेंस के नाम से। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? सरकार नागरिकों को जितनी भी सेवाएं है, सारी चीज़ है, वो किसके माध्यम से प्रदान करती है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसके कारण जो होता जाता है, ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी है, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अगर बात करें B2G की, तो बिजनेस टू गवर्नेंस, ये एक प्रकार से क्या है, ई गवर्नेंस का एक प्रकार है, जो नागरिक और बिजनेस के अंतर्गत जो है संबंध बनाता है। वेब मतलब यह केवल इंटरनेट का सामान्य शब्द है, ये शासन या इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस से संबंधित नहीं है। C2E मतलब सिटीजन टू एम्प्लॉय, एक प्रकार से ई गवर्नेंस आपका राइट आंसर है। यहाँ पे हमने जो है कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए जो पार्ट नंबर 3 है उसके अंतर्गत। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसी प्रकार हम जो है एक एक करके सारी चीज़ें कवर कर लेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। तो अगर आप CPCT के एग्ज़ाम दे रहे हैं आने वाले समय में जब भी, तो आप इन सीरीज़ को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और आप अपने क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।